आज की सबसे बड़ी न्यूज जो इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं, तो वो ये जो न्यूज है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है और उसमें एक क्लॉज रखा गया है, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है और यूपीएससी एस्पिरेंट को इसको पढ़ना क्यों चाहिए, आज हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझने वाले हैं। क्या जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगी और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस जो पैक्ट है वो साइन क्यों किया है, सारी चीज़ें आज हम डिटेल में समझेंगे। और भी आर्टिकल हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं आज के न्यूज़पेपर में, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फीडबैक आईएएस का जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हो रही हैं, जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और शेयर करते रहें। शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शेयर नहीं करते तो क्या होता है, जिन बच्चों तक या जिन कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पाएगी और जिनको फ़ायदा होना चाहिए उनको इस वीडियो का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने जैसा हर बार बताते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रूल है, हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, मैं डेली आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन यूपीएससी एग्जाम एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल रहता है। करंट अफेयर्स डायनामिक होता है, बट अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम निकलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों मैं जैसे आपको डेली बता रहा हूँ कि हमारा जो आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हो चुका है और आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आपका यूपीएससी क्लियर होना इम्पॉसिबल टास्क है। बिकॉज अगर आप मेंस बाय चांस मान लीजिए आपका प्रीलिम्स निकल गया बट आप मेंस में अच्छे नहीं हैं, आप आंसर्स नहीं लिख पाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जब एक अच्छा आंसर निकल कर आता है, तो आप इसलिए आंसर राइटिंग पर फोकस करिए और आंसर लिखकर भेजिए हमें। अगर आप आंसर राइटिंग का हमारा प्रोग्राम नहीं लॉन्च करना चाहते तो आप हमें क्या कर सकते हैं, आंसर लिखकर भेज सकते हैं और हम इवेल्युएट करके बताएंगे आखिर एक अच्छा आंसर कैसे होता है। तो और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे जो प्रोग्राम है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग को, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है उसको आप हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्विकली देख लेते हैं आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और हम डेली द हिंदू के न्यूज़पेपर से जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, एडिटोरियल आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो यूपीएससी का 2026 का जो प्रीलिम्स होने जा रहा है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहो, मिनिमम आप 18 मंथ का करंट अफेयर्स को प्रिपरेशन करें, जिससे आपका प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। चलिए आज जो डेट हो रही है कितनी हो रही है, 19 सितंबर हो रही है। कितनी डेट है आज दोस्तों, 19 सितंबर हो रही है। हम 19 सितंबर का करंट अफेयर्स क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, या हम यूपीएससी के लिए कैसे करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है हम वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। करंट अफेयर्स तो हर कोई पढ़ता है, न्यूज़ तो हर कोई पढ़ रहा है, द हिंदू तो हर कोई पढ़ रहा है,
पर लोगों का प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा, उसका क्या रीज़न है? उसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न मैं आपको बताऊं, एक तो जो करंट अफेयर्स में लोग टाइम वेस्ट बहुत करते हैं कि द हिंदू का न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर हो गया, तो क्या होता है वो पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं उसमें, और फिर स्टैटिक के लिए कोई उनके पास टाइम नहीं बचता। इसलिए आप करंट अफेयर्स को भी टाइम दें, स्टैटिक को भी टाइम दें। जब तक लाइफ में आप बैलेंस बना के नहीं रखेंगे, अगर मान लीजिए नाव है, नाव का अगर एक पलड़ा भारी हो जाएगा, एक पलड़ा हल्का हो जाएगा तो नाव डूब जाएगी। तो इसलिए लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स को भी देखना है, आपको सीसेट को भी देखना है, तो सारी चीज़ों को आपको बैलेंस बनाकर रखना है, वरना आपका काम बिगड़ना 100% श्योर है कि आपका काम बिगड़ेगा। इसलिए आप बैलेंस बना के रख लिए, आपको करंट अफेयर्स को भी टाइम देना है, स्टैटिक को भी। और प्रीलिम्स ना निकलने का सबसे बड़ा रीज़न होता है दोस्तों, आप करंट अफेयर्स को तो फोकस करते हैं बट आप स्टैटिक पार्ट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। स्टैटिक पार्ट पे उतना फोकस नहीं करते हैं। अगर आपका स्टैटिक पार्ट से ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टैटिक पार्ट्स के ये इंश्योर करिए कोई भी स्टैटिक पार्ट से जो क्वेश्चन है वो आपका गलत ना हो। तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल, मैंने जैसे बताया इनिशियली आपको बताया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने क्या किया है, डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। उसके अंदर क्या क्या डिटेलिंग है, क्या ये पैक्ट कहता है इंडिया को क्या नुकसान होगा, मिडिल ईस्ट में क्या प्रॉक्सी जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी, यूएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इजराइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ईरान इसके बारे में क्या सोचेगा, सारी चीज़ें हम दोस्तों डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये हमारा पहला आर्टिकल, सऊदी पाक साइन डिफेंस पैक्ट दैट डिफाइंस अटैक वन एज द अटैक ऑन बोथ। अगर पाकिस्तान पर कोई अटैक करता है तो वो सऊदी पर अटैक होगा, सऊदी की सॉवरेंटी पर अटैक होगा। इस पैक्ट के अंदर ये क्लॉज डाला गया। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोकेशन भी देखेंगे कि सऊदी अरेबिया की लोकेशन कहाँ है, उसके साथ कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं। जो ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आप लोग एटलस देख रहे होंगे, लोकेशन देख रहे होंगे, आप रिवर देख रहे होंगे, आप कंट्रीज देख रहे होंगे, आप सी देख रहे होंगे। तो सारी चीज़ें आपको लोकेशन पता होना चाहिए अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं 2026 का। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने पहला आर्टिकल देखा कि हम पहला आर्टिकल कौन सा पढ़ने वाले हैं यूपीएससी के लिए, और कैसे वो जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने देखा। और ये जो आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी के लिए बात करते हैं, क्योंकि जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं या जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं यूपीएससी उनको हमेशा से पूछता आया है। सेकंड जो आर्टिकल है दोस्तों, सेकंड आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉलिटी से। अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके ऊपर यूपीएससी हमेशा से क्वेश्चन पूछता आया है। तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और लक्ष्मीकांत इज लाइक अ बाइबल ऑफ पॉलिटी। तो आप पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। लक्ष्मीकांत से अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको रिवाइज बहुत बार करना पड़ेगा। या तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए कि आप उसको रिवाइज करते रहें, या लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको 7 to 8 टाइम रिवाइज करें बिफोर द एंट्रिंग एग्जाम। अगर हमारा दूसरा आर्टिकल है दोस्तों, जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, तो उस पर एक फॉर्म पैनल क्या कर रही है, जो 2005 में जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज दी गई थी इस कमीशन को, उसके बारे में देख रही है, उसके बारे में सोच रही है। ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस आर्टिकल को बिल्कुल मिस ना करें, इस आर्टिकल को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तीसरा आर्टिकल क्या है, तीसरा आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है, जो महाराष्ट्र के अंदर हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर ओनियन जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वाई आर प्रोटेस्टिंग ओनियन फार्मर्स। क्या प्राइसेस नीचे जा रहे हैं,
क्या उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो सारी हम चीज़ें डिटेल में देखेंगे। वाई आर महाराष्ट्र यूनियन फार्मर प्रोटेस्टिंग, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, और इसके रिफॉर्म क्या लाए जा सकते हैं, फार्मर्स को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यूनियन पे हमेशा क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे प्रीलिम्स के तो आपको पता होगा कैसे यूनियन प्राइसेस पे या प्राइस स्टेबलाइजेशन पर, प्राइस स्टेबलाइजेशन जो स्कीम है उस पर हमेशा से यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की। और हमारा जो आज का लास्ट आर्टिकल होगा, मे बी दिस इज एडिटोरियल, हम इसको एडिटोरियल भी कह सकते हैं। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है, आपको पता होगा इजराइल ने कतर के अंदर दोहा एक जगह है वहाँ पर अटैक किया। तो इस अटैक को क्या कर रही है भारत ने, क्या किया है, भारत ने क्रिटिसाइज किया, भारत ने कंडेम किया है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि कतर में हमला हुआ है तो भारत ने इसको क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया है, लेकिन बहुत सारी जगह भी इजराइल ने अटैक किया है। गाजा की बात करते हैं, लेबनान की बात करते हैं, सीरिया की बात करते हैं, उस पर इंडिया साइलेंस क्यों रहा? कतर इतना डिफरेंट क्यों हो जाता है इंडिया के लिए? कतर इतना मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए? हम इसको डिटेल में समझेंगे। और वीडियो के अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है यूपीएससी के लिए, और आप प्रीलिम्स के लिए एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं अगर आप हमारा करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं। हमारी स्टैटिक की भी वीडियो जाने वाली है, पॉलिटी पर क्लास आने वाली है, इकोनॉमी पर क्लास आने वाली है, हमारा एनसीईआरटी का भी कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो फीडबैक आईएएस के साथ बने रहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। वॉट इज़ द फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। और हम आज जो कौन से डेट का न्यूज़पेपर एनालाइज कर रहे हैं, 18 मंथ का। आपको जैसे मैंने इनिशियली वीडियो में बता दिया कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने क्या किया है, जो डिफेंस पैक्ट है वो क्या कर लिया, वो डिफेंस पैक्ट वो साइन कर लिया है, साइन कर दिया है। तो उसके अंदर जो क्लॉज डाला गया है, क्या सऊदी अरेबिया ने कहा है अगर कोई भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर माना जाएगा, वो सऊदी अरेबिया की सॉवरेंटी पे अटैक माना जाएगा। ऐसा इस क्लॉज में डाला गया है डिफेंस पैक्ट में। ये नाटो से कैसे अलग है? नाटो में भी ऐसा ही है, नाटो के अंदर जो भी कंट्रीज हैं उसके ऊपर अटैक होता है तो पूरा वो नाटो के ऊपर अटैक किया जाता है। तो जो जितनी भी नाटो की कंट्रीज हैं उस कंट्री पे क्या कर देंगे, उस कंट्री पर अटैक कर देंगे। इसलिए हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम नाटो, जो ये डिफेंस फैक्ट हुआ है। तो आप इस पिक्चर्स में देखेंगे यहाँ पर ये यूएस, ये सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं और ये जो हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, पाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वेस्ट एशिया के लिए क्यों, वेस्ट एशिया में क्या प्रॉब्लम आ सकती है इससे, और आखिर सऊदी ने ये साइन क्यों किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। आप पिक्चर्स देख सकते हैं, बिल्कुल पिक्चर्स में आपको पता चल रहा होगा। अब हम पहले इसका मैप देखने की कोशिश करते हैं, आखिर अगर साइन कर लिया है पैक्ट दोनों ने तो प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। अगर आप मैप देखें, ये क्या है दोस्तों, सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान ये रहा, ये पाकिस्तान है और ये सऊदी अरेबिया है। और इन दोनों ने क्या किया है, डिफेंस पैक्ट को साइन कर लिया है। अगर डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है तो ये रहा इजराइल। तो इजराइल, मान लीजिए अगर इजराइल क्या करता है, इजराइल सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करता है, तो पहले क्या होता था, सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर दिया तो वो रिटेलिएट नहीं कर पाता था। लेकिन अब एस्केलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान कैसा है, एक न्यूक्लियर स्टेट है। और सऊदी अरेबिया क्या है,
न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। अगर न्यूक्लियर स्टेट के साथ ऐसा पैक्ट साइन हो जाए तो सामने वाली कंट्री को हमेशा से डर रहेगा कि कहीं ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं डाल देंगे हमारे ऊपर, न्यूक्लियर से हमला नहीं कर देंगे। न्यूक्लियर के हमले से अच्छे देश क्या हो गए, तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा से डर रहेगा। और इजराइल जो है हमेशा से सऊदी अरेबिया का क्या रहा है, इनेमी रहा है। तो अगर इसके साथ साइन कर लिया तो इजराइल को भी ये डर रहेगा कि कहीं न्यूक्लियर से हमला नहीं कर देंगे। और अगर हम इराक की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, तो ईरान क्या करेगा, ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें तेज़ी लाएगा और जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर भी उसको चिंता जाहिर करनी पड़ेगी। आखिर हम अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कैसे क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। यमन हो गया दोस्तों, अगर ओमान हो गया, इनके साथ भी सऊदी के ये पैक्ट साइन होने से इनको भी एक कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न होगा। तो शिफ्ट क्या होगा, पूरा शिफ्ट चेंज हो जाएगा, शिफ्ट चेंज हो जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते तो इंडिया को भी ये थोड़ा सा शॉक लगा है और थोड़ा कंसर्न है, बिकॉज सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया की टॉक क्या है, स्टक हो गई थी एफटीए के ऊपर, टॉक ढंग से नहीं हो पाई थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़े, मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। सऊदी अरेबिया का जो बॉर्डर है वो किस से, यमन से सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है, ओमान से सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है, जॉर्डन से सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है, सीरिया से नहीं है सऊदी अरेबिया का बॉर्डर, इराक से सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है। और दोस्तों किससे, अगर हम बात करें रेड सी से, रेड सी है इस साइड क्या है, पर्शियन और गल्फ है। और ये दोस्तों इजराइल है, ये इजराइल है। तो कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर है हम देखें, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स एमिरेट्स हो गया, यूएई से उसका बॉर्डर है, इराक हो गया, और क्या हो गया, जॉर्डन हो गया। इन कंट्रीज के क्या है दोस्तों, सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, टाइमलाइन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो और इंडिया है उसके रिलेशंस की टाइमलाइन क्या है। अगर हम 1960 की बात करते हैं तो 1960 में जो पाक ट्रूप्स हैं वो क्या है, सऊदी अरेबिया में स्टेशन थे। पाक ट्रूप सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी है वो पाक फोर्सेस हैं, पाक ट्रूप्स हैं। अगर हम 1970 और 1980 की बात करते हैं, सऊदी ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें क्या किया, किसका सपोर्ट मिला था, उसमें सऊदी अरेबिया का सपोर्ट मिला। अगर हम बात करते हैं 2020 की बात करते हैं तो ये एक स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि जो सऊदी अरेबिया क्या कर रही है, जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें क्या करेगी, अम्ब्रेला की तरह क्या करेगी, अपना रूल निभाएगी। अगर हम 2025 की बात करते हैं, डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है दोनों ने, और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो सऊदी के ऊपर अटैक है। कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें कि आखिर नाटो और जो डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच, उसमें अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, नाटो का अगर आर्टिकल 5 देखें, अटैक ऑन वन मेंबर अटैक ऑन ऑल, अगर नाटो में जितनी भी कंट्री हैं 28, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 या 29 कंट्रीज नाटो के अंदर अभी हैं, अगर उस पर अटैक किया जाता है तो सारी कंट्रीज पर अटैक होगा। अगर हम सऊदी और पाक पैक्ट की बात करें, अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ, कि दोनों कंट्रीज, अगर मान लीजिए पाकिस्तान पे अटैक होगा तो दोनों कंट्रीज के ऊपर अटैक होगा। नाटो जो है मल्टीलेटरल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, और सऊदी एंड पाक इज द बायलेटरल एंड पॉलिटिकल ड्रिवन है। अगर हम पैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है, अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ, साइंड बाय द MBS एंड शहबाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ है उनके बीच ये साइन हुआ है। सिग्नल स्ट्रेटेजिक डिटरेंस मैसेज टू इजराइल, जो है ये जो मैसेज देना है, ये इजराइल को मैसेज देना है जो क्या कर रहा है, अटैक पे अटैक किए जा रहा है। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, क्यों इंडिया के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपनी सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी है
और ज़्यादा उसको सिक्योर करें। तो कैसे? सिक्योरिटी इन्वायरमेंट अराउंड द इंडिया बिकम मोर कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है इस साइन के बाद। पाकिस्तान मिलिट्री पोजीशन कुड गेट स्ट्रेंथ बाय द सऊदी सपोर्ट, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सऊदी अरेबिया। इंडिया सऊदी टाइज, ऑयल, डायस्पोरा ट्रेड, G20 कोऑपरेशन मे फेस बैलेंसिंग चैलेंजेज। रिस्क ऑफ वेस्ट एशिया पोलराइजेशन, क्या है वेस्ट एशिया पोलराइजेशन? इंडिया मस्ट अवॉइड बीइंग ड्रोन इनटू द सुन्नी वर्सेस शिया ब्लॉक राइवलरी। आगे बढ़ें। तो ये था हमारा इसके ऊपर आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया हो या आपको समझ में आया हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस आर्टिकल्स को लेके, प्लीज़ डू कमेंट्स और हमें बताइए आखिर आपको इसमें क्वेश्चन क्या है इसको लेके। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो नेशनल कमीशन जो है शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, उसके ऊपर आर्टिकल है। हम वो समझने की कोशिश करेंगे आखिर नेशनल कमीशन जो शेड्यूल ट्राइब है उसको लेकर क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। वो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब फॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू द ड्यूटीज गिवन इन द 2005 में क्या था? जो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब है उसको एक्स्ट्रा ड्यूटीज दी गई थी 2005 में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं। उसी को लेकर पैनल क्या कर रहा है, वो उस ड्यूटीज को देख रहा है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होगी। जो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब है वो कब क्रिएट हुआ था दोस्तों? जो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, तब ये इसको क्या किया गया था? क्रिएट किया गया था। ओरिजिनली जो था जो नेशनल, पहले ओरिजिनली क्या था? एक ही कमीशन था, चाहे हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें या शेड्यूल कास्ट की बात करें, पहले सिर्फ एक ही कमीशन था। इसको बाद में अलग अलग किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गेव एक्स्ट्रा ड्यूटी। 2005 में क्या था? इस कमीशन को 5 एक्स्ट्रा ड्यूटीज दी गई थी। आगे बढ़ें। एडिशनल ड्यूटीज क्या थी दोस्तों? व्हाट आर द एडिशनल ड्यूटीज? अगर हम एडिशनल ड्यूटीज की बात करते हैं, प्रोटेक्ट ओनरशिप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP, राइट्स ओवर द वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट ट्राइबल्स फ्रॉम द लैंड एलियनेशन और इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन। जो पेसा एक्ट है 1996 का, उसको इंश्योर करना पड़ेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर हो। और क्या है? सजेस्ट लाइवलीहुड स्ट्रेटेजीज। क्या है? सजेस्ट लाइवलीहुड स्ट्रेटेजीज, चेक इफिकेसी रिहैबिलिटाइजेशन फॉर डिस्प्लेस्ड ट्राइबल और इंक्रीज ट्राइबल रोल फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिड्यूस द एलिमिनेट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो रिड्यूस करना है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम इसके सामने दोस्तों? इसके सामने प्रॉब्लम है, एक तो लैक ऑफ स्टाफ है, लैक ऑफ फंड्स हैं, जिससे क्या हो रहा है? इसको सीवियरली हैंडीकैप कर दिया है। 2005 से 2004 तक एनुअल रिपोर्ट्स हार्डली मेंशन दिस ड्यूटी। जितनी भी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें इन ड्यूटीज को मेंशन ही नहीं किया गया है। न्यू डेवलपमेंट क्या हुआ है? अगर हम न्यू डेवलपमेंट की बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं, उसमें क्या न्यू डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों? उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशल 11 मेंबर इंटरनल कमेटी को फॉर्म किया गया और जिसमें से 3 सब कमेटी को डिवाइड किया गया। और क्या क्या ड्यूटीज कौन कौन सी डिवाइड की गई? लाइवलीहुड, MFP, मिनरल, जाटव हुसैन और लैंड एलिनेशन और रिहैबिलिटाइजेशन आशा लकड़ा, पीसा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड शिफ्टिंग निरुपम चकमा। इन लोगों ने ये जो कमेटी है इनको हेड कर रहे हैं। आगे अगला हमारा आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? GS पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है कि महाराष्ट्र के अंदर जो ओनियन फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए, वाई आर महाराष्ट्र ओनियन फार्मर्स प्रोटेस्टिंग? तो उसका रीज़न क्या है? तो हम समझने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र के अंदर जो है ओनियन के फार्मर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओनियन का जो प्राइसेस है वो बहुत नीचे गिर गया है, वो बहुत प्राइसेस डाउन हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है वो तो हम समझेंगे, लेकिन प्राइसेस पहले जो था ओनियन का प्राइसेस 2000 से 2500 रुपये कुंटल था, अब कितना 800 से 1000 रुपये कुंटल हो गया है ओनियन का प्राइस। ये बहुत ही
फार्मर्स के लिए, लाइवलीहुड के लिए उनके बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। अगर हम देखें वाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग, तो फार्मर्स प्रोटेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? मार्केट प्राइस क्या 800 से 1000 पर कुंटल हो गया है। पहले कहाँ 2000 से 2500 रुपये पर कुंटल था, अब कितना हो गया है? 800 से 1000 रुपये कुंटल हो गया है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी आ रही है दोस्तों? प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 2000 से 2500 पर कुंटल। जब जब प्रोडक्शन कॉस्ट 2000 या 2500 रुपये पर कुंटल आ रही है तो क्या हो रहा है? अगर 800 और उसके 1000 रुपये मिलेंगे तो फार्मर्स को कितना नुकसान होगा? फार्मर्स को लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे? खाने को ही नहीं होगा तो फिर क्या वो ओनियन उगाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्टोर्ड रबी ओनियन रूटिंग डिस्ट्रेस सेलिंग, गवर्नमेंट ने क्या रिलीजिंग क्या है? बफर स्टॉक एट चीपर प्राइसेस, मार्केट फ्लडेड और प्राइसेस क्रैश फर्दर। फिर से क्या किया? एक तो बफर स्टॉक क्या था? चीपर प्राइसेस पे किए, जिससे क्या हुआ? मार्केट में फ्लड आ गया, किसका? प्याज का। मार्केट के अंदर फ्लड आ गया और प्राइसेस दोबारा से गिर गए। मैं दोबारा एक बार आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट ने क्या किया? बफर स्टॉक रिलीज कर दिया और जो प्याज थी उसको चीपर दामों पे बेचना शुरू किया, जिससे क्या हुआ? मार्केट के अंदर प्याज का क्या आ गया? फ्लड आ गया, जिससे क्या हुआ? फिर से प्राइसेस गिर गए, किसके? प्याज के, जिससे क्रैश कर गए प्राइसेस। आगे बढ़ें। व्हाट इज द ओनियन प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी? ओनियन प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या है दोस्तों? जो ओनियन प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी है किसके अंदर मैनेज की जाती है? प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड होता है उसके अंडर ये स्कीम को क्या किया जा रहा है? उसके अंडर ये मैनेज किया जा रहा है। और इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके अंदर जो एजेंसीज हैं NCCF और नफेड है वो वर्क करती है। नफेड प्रोक्यूर द ओनियन और क्या करती है? स्टोर करती है, फिर रिलीज करती है ड्यूरिंग द हाई प्राइसेस टू कंज्यूमर। अगर ऑब्जेक्टिव देखें प्रिवेंट द प्राइस स्पाइक एंड होर्डिंग, ये जो क्या करती है? जो ओनियन के प्राइसेस हैं उसको स्टेबलाइज करती है और जो होर्डिंग है उसको प्रिवेंट करती है। करेंट प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेड ऑफ द कंट्रोलिंग हाई प्राइसेस इट इज हर्टिंग द फार्मिंग ड्यूरिंग द ग्लट ईयर। जैसे जो प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी है इसका जो काम होता है वो ओनियन के जो प्राइसेस होते हैं स्टेबलाइज करना होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ये स्टेबलाइज तो नहीं कर रही है प्राइसेस, जो फार्मर्स हो रहे हैं उनको क्या कर रही है? हर्ट कर रही है। कैसे हर्ट कर रही है? जो ग्लट ईयर्स हैं उनको हर्ट कर रही है। वाई इज द एक्सपोर्ट पॉलिसी ए प्रॉब्लम? जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो प्रॉब्लम क्यों है फार्मर्स के लिए? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? 2022 या अगर हम 2023 की बात करते हैं 25.25 लाख टन एक्सपोर्ट यूनियन ओनियन कितनी हुई? 25 लाख टन एक्सपोर्ट किया गया ओनियन को। 2024 से 2025 ये क्या हुआ? जो एक्सपोर्ट है कितना गिर गया? 25 लाख टन से गिरकर 11 लाख टन हो गया, तो आधा हो गया, हाफ हो गया। तो एक्सपोर्ट ही इतना कम हो रहा है, इसका रीजन क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंट बैन्स एंड कोटा। क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंट बैन्स लगाए जाते हैं और कोटा दिया जाता है। लॉस ऑफ ट्रस्ट इन द ग्लोबल बायर्स, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, टर्न इनटू द चाइना एंड पाकिस्तान। तो जितने भी एक्सपोर्टर, जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बांग्लादेश को या एनी अदर कंट्री, तो वहां पर उनका ट्रस्ट टूट गया और वो कहां शिफ्ट हो गए? चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए और पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए। इस वजह से क्या है? एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? जो प्याज एक्सपोर्ट हो रही है वो दोस्तों आधी हो गई है। अब आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल हम देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द लास्ट आर्टिकल? व्हाई डिड इंडिया कंडेम दोहा स्ट्राइक? आपको पता होगा इजराइल ने क्या किया? कतर के अंदर अटैक किया। जब कतर के अंदर अटैक किया तो इंडिया ने उसे क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है इंडिया ने इसको कंडेम क्यों किया? क्योंकि इजराइल ने अर्लियर बहुत सारे अटैक किए बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर। लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, गाजा हो गया, फिलिस्तीन हो गया और ईरान हो गया। सारी कंट्रीज के ऊपर क्या किए इजराइल ने अटैक किए। बट दोहा या कतर के अंदर ही क्यों जब अटैक हुआ तो इंडिया ने कंडेम किया?
क्यों कतर इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्यों कतर इतना मैटर करता है इंडिया के लिए, हम समझने की कोशिश करेंगे। वाई डिड इंडिया कंडेम इजराइल स्ट्राइक इन दोहा व्हेन स्टेट साइलेंट, सिमिलर अटैक इन ईरान, लेबनान, सीरिया, व्हाट मेक्स कतर सो डिफरेंट, कतर इतना डिफरेंट क्यों है इंडिया के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों वाई डिड इंडिया क्रिटिसाइज द दोहा स्ट्राइक, तो सबसे बड़ा जो सवाल है दोस्तों, कॉल्ड इट वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी एंड थ्रेट टू द रीजनल पीस। एक तो ये था वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी एंड थ्रेट टू द रीजनल पीस। अनलाइक द पास्ट म्यूटेड रिएक्शन, इंडिया मेड अ स्ट्रॉन्ग यूएन स्टेटमेंट। ट्रिगर क्या, इजराइल बॉम्बिंग ऑफ द हमास मीटिंग इन दोहा September 9, 2025। हाउ डज डिफर फ्रॉम इंडिया पास, सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर हम लेबनान की बात करते हैं, सीरिया की बात करते हैं, यमन की बात करते हैं, गाजा की बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया क्या था, यहाँ पर इंडिया साइलेंट रहा। अगर ईरानी एम्बेसी की बात करते हैं, डेमेकस, ओनली कंसर्न रेज किया इंडिया ने। पेजर बॉम्बर अटैक बेरत की, इंडियन आर्मी चीफ इवन प्रेज्ड इट। ईरान न्यूक्लियर स्ट्राइक, इंडिया फ्लिप फ्लॉप एट एससीओ। और दोस्तों ये आज का हमारा इसके ऊपर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया कतर टाइज, कतर इज वन ऑफ द टॉप सप्लायर ऑफ एलएनजी टू इंडिया, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका। द नंबर ऑफ इंडियन वर्कर इन कतर लार्जर देन एनी गल्फ कंट्री, इंडिया हैज साइंड लॉन्ग टर्म डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट विथ कतर। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग।